श्रीलंका देश आज एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। इससे पहले यहाँ ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी और उससे पहले इस देश में एक सिविल वॉर हुआ था जो कि कई सालों तक चला और जिसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हम भारतीय श्रीलंका को बड़े भारतवर्ष का एक अंग मानते हैं। श्रीलंका में रहने वाले तमिल को तो हम भारत के तमिल से जोड़कर देखते हैं, मगर सवाल यह है कि श्रीलंका की दूसरी कम्युनिटी सिन्हलीज आखिर कौन है? क्या उनका भी भारत से कोई जोड़ है? क्या वो भारतवर्ष से इतने अलग हैं या क्या इतिहास में वो भारतीय ही थे? आखिर क्या कहानी है श्रीलंका की? आज के इस एपिसोड में मैं श्रीलंका के इतिहास के कुछ ऐसे ही रोचक पहलुओं के बारे में आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। श्रीलंका के इतिहास की कहानी समझने के लिए आइए शुरू करते हैं भारत के एक प्रदेश वंगा के राजा से। वंगा प्रदेश को आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस राज्य का जिक्र महाभारत और रामायण दोनों में है। वंगा देश के राजा का विवाह कलिंगा देश की राजकुमारी मायावती के साथ होता है और उनके यहाँ एक पुत्री जन्म लेती है जिसका नाम था सुप्पा देवी। बड़े होने के बाद एक बार जब सुप्पा देवी मगध की ओर जा रही थी तो उनके कारवां पर एक शेर यानी कि सिंह अटैक करता है और सुप्पा देवी भागने की कोशिश करती है, परंतु सिंह उन्हें पकड़ लेता है। वो शेर उनकी सुंदरता से मंत्र मुग्ध हो जाता है और उन्हें अपनी गुफा में बंदी बना लेता है। अब किताब में ये सिंह माने शेर बताया है, मगर मॉडर्न इंटरप्रेटर्स इसे एक इंसान बताते हैं जो कि शेर जैसा शक्तिशाली था और जंगलों में रहता था। हो सकता है ये कोई फेरल चाइल्ड हो या कोई आउटलॉ हो। फेरल चाइल्ड शब्द अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा ये एपिसोड देख सकते हैं। खैर, इस सिंह और सुप्पा देवी के मिलन से जन्म लेते हैं दो बच्चे, एक पुत्र जिसका नाम था सिंह बाहू और एक पुत्री जिसका नाम था सिंह शिवल्ली। सिंह अपने परिवार को अपनी गुफा में बंदी बनाकर रखता था। सिंह बाहू अपनी माँ से पूछता है कि वो अपने पिता से अलग क्यों दिखता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो वंगा राज्य की राजकुमारी है और सिंह बाहू में शाही खून है। ये सुन सिंह बाहू को अब वंगा राज्य देखना था। कुछ सालों बाद जब सिंह बाहू बड़ा हो जाता है तो एक दिन सिंह के पीछे से वो माँ और बहन को लेकर भाग जाता है गुफा से और एक गांव पहुंचता है। उस गांव में सुप्पा देवी को मिलता है उसका कजिन जो कि अब वंगा राज्य की सेना का सेनापति था। सिंह जब वापस अपनी गुफा पर आता है और जब उसका परिवार उसे नहीं दिखता तो वो गुस्से में लाल हो जाता है और आसपास के सभी गांवों को एक एक करके तबाह करने लगता है। इधर वंगा का राजा गांव की तबाही से परेशान होकर यह ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति उस सिंह को मारेगा और मारकर उसको राजा के पास लाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। इस खबर को सुन सिंह बाहू अपने पिता से लड़ता है और उन्हें मार गिराता है और राजा के पास जाता है अपना पुरस्कार मांगने। लेकिन जब तक सिंह बाहू राजधानी पहुंचता है वंगा का राजा मर जाता है और सिंह बाहू को वंगा का नया राजा घोषित किया जाता है। इधर सुप्पा देवी अपने कजन सेनापति से शादी कर लेती है। सिंह बाहू सेनापति को राजा घोषित कर राजधानी से निकल जाता है और अपनी पिता की गुफा के नजदीक एक नई राजधानी बनाता है जिसका नाम वो रखता है सिंहपुर। सिंह बाहू अपनी ही बहन सिंह शिवल्ली से विवाह करता है और उनके कई पुत्र होते हैं जिनमें सबसे बड़ा था राजकुमार विजया। अब ये सिंहपुर की एग्जैक्ट जोग्राफिकल लोकेशन को लेकर हिस्टोरियंस एक मत नहीं है। कोई कहता है ये पश्चिम बंगाल के शहर सिंगूर के पास थी, तो कोई कहता है ये उड़ीसा में जजपुर के पास थी, तो कोई कहता है कि भारत के बाहर थी। भारत के बाहर होने वाली बात मुझे इस पूरी कहानी के संदर्भ में थोड़ी अटपटी लगती है। खैर, इस डिबेट की डिटेल्स विकिपीडिया पर है जिसे आप नीचे दिए गए लिंक पर पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात है, आप देखेंगे इस सिंह शब्द यानी कि शेर का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। आप देखेंगे श्रीलंका के सिन्हलीज अपने आप को इस सिंह के वंशज मानते हैं। श्रीलंका के फ्लैग पे शेर बना हुआ है। सिंगापुर को पहले सिंहपुरा बुलाया जाता था। सिंगापुर का मैस्कॉट भी एक शेर है। थाईलैंड में सिंगबुरी नामक एक शहर है। जावा में सिंगापुरा है जो कि अब शंगपुरा हो चुका है। वियतनाम में भी सिम्हापुरा नामक एक शहर है जो कि अब त्राकियू के नाम से जाना जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में शेर माने लायन का कोई भी हैबिटेट कभी था ही नहीं। शेर यानी लायन का हैबिटेट केवल नॉर्थ इंडिया में था।
वो भी मैक्सिमम एक्सटेंट बिहार तक। फिर आखिर ये सिंह शब्द माने कि शेर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया इस रीजन में? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है जिस पर रिसर्च की जा सकती है। अगर कोई श्रोता मुझे इस बात पर रिसर्च मटेरियल बताना चाहे तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं और आप लोगों तक ये बात लाना चाहता हूं। अब इस बात से आगे चलते हैं राजकुमार विजया की कहानी पर। राजकुमार विजया एक बहुत ही बदमाश राजकुमार बनते हैं और प्रजा उनसे त्रस्त हो जाती है। प्रजा सिंह बाहू से विजया की मृत्यु की सजा की गुहार करती है। सिंह बाहू विजया को देश निकाला देते हैं और विजया अपने 700 फॉलोअर्स के साथ जहाजों में निकल पड़ते हैं सिंहपुर से एक नए भविष्य के लिए। उनके जहाज एक द्वीप पर आकर रुकते हैं जहां वो अपना नया डेरा बसाते हैं। जिस जगह वो उतरते हैं उसे आज मन्नार कहा जाता है, जो कि उत्तरी श्रीलंका में है। इस समय इस द्वीप पर 2 प्रमुख कम्युनिटीज रहती थी। पहली थी वेदा, जो कि आज भी श्रीलंका के कुछ हिस्सों में रहती है। वेदा लोगों को कुछ आप अंडमान की जनजातियों की तरह मान लीजिए, जो कि कई सालों पहले माइग्रेट होकर इस द्वीप पर आए और यहाँ रहते आ रहे हैं। दूसरी प्रमुख कम्युनिटी थी नागा। ये वो लोग थे जो भारत और विदेशों में हो रहे ट्रेड की वजह से श्रीलंका द्वीप पर आ बसे थे, क्योंकि श्रीलंका द्वीप इस ट्रेड रूट का प्रमुख हिस्सा था। ये सभी नागा लोग इन पोर्ट शहरों के आसपास ही रहते थे, छोटे कस्बों में। किताब महावंसा में इस द्वीप के लोगों को यक्ष कहा गया है। अब मॉडर्न इंटरप्रेटर्स इन यक्ष को शायद वेदा मानते हैं। चलिए वापस आते हैं राजकुमार विजया की कहानी पर। विजया श्रीलंका द्वीप पर उतरने के बाद एक शक्तिशाली यक्ष महिला कुवेनी का सामना करते हैं। वो उससे लड़ते हैं, जीतते हैं और फिर उसका दिल भी जीत लेते हैं। कुवेनी के साथ मिलकर विजया फिर उस द्वीप के पुराने राज्यों को हराते हैं और कुवेनी से वो फिर उसके बाद विवाह भी कर लेते हैं और एक बड़े राज्य की स्थापना करते हैं। उस जगह की मिट्टी ताम्र यानी कि कॉपर जैसी दिखती थी, इसलिए विजया इस नए राज्य का नाम रखते हैं ताम्रपानी। विजया के लोगों को सिन्हलीज बुलाया गया उनके पिता सिन्हा बाहू के नाम पर, और इस तरह उत्पत्ति हुई सिन्हलीज की। सिन्हलीज का नाम पड़ा सिंह से, जिसका अर्थ है लायन मानी शेर। वो शेर जो कि केवल उत्तरी भारत में पाया जाता था। है ना मजेदार बात? ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये श्रीलंका के इतिहास पर लिखी सबसे पुरानी किताब महावंसा में लिखी है, जो कि पाली भाषा में लिखी गई थी। महावंसा में राजा अशोक के बारे में भी लिखा है और श्रीलंका के आगे के इतिहास के बारे में भी लिखा है, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये कहानी अजंता की गुफाओं में गुफा नंबर 17 में चित्रकारी के रूप में भी बनी हुई है, जिसका चित्र मैं आपको दिखाता हूं। इन सब बातों को आप विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ताम्रपन्नी की लड़ाई ने विजया को बदल दिया था और वो अब एक अच्छे राजा बन गए थे। उन्होंने पंड्या राज की राजकुमारी से भी विवाह किया था, लेकिन विजया का कोई भी पुत्र नहीं हुआ और विजया ने अपने भाई सुमित्ता को, जो कि सिंहपुर के राजा थे, उनको पत्र लिखा और निवेदन किया कि वो आकर ताम्रपन्नी के राजा बने। पर जब तक ये पत्र सुमित्ता तक पहुंचता तब तक विजया की मृत्यु हो जाती है। सुमित्ता अपने पुत्र पांडु वासुदेव को भेजते हैं श्रीलंका और वो आके ताम्रपन्नी के नए राजा बनते हैं। पंडु वासुदेव के पोते पंडु का भाया राज्य को आगे बढ़ाते हैं और अपने राज्य की राजधानी बदलते हैं। नई राजधानी का नाम रखा जाता है अनुराधापुर, और इसलिए श्रीलंका के इतिहास में अगला बड़ा राज्य आता है किंगडम ऑफ अनुराधापुर। किंगडम ऑफ अनुराधापुर के सबसे पहले और सबसे बड़े राजा थे पंडु का भाया। पंडु का भाया के पोते का नाम था देवनम पिया तिस्सा। इनके शासन के समय उत्तर भारत में मगध के राजा बनते हैं सम्राट अशोक। देवनम पिया का सम्राट अशोक से कोई ना कोई तो नाता था, क्योंकि सम्राट अशोक अपने पुत्र महिंदा को सबसे पहले देवनम पिया तिस्सा के पास ही भेजते हैं बौद्ध धर्म को फैलाने। इसका मतलब यह है कि अभी तक के श्रीलंका के राजा और श्रीलंका की प्रजा दोनों हिंदू ही थी या फिर कोई ट्राइबल रिलीजन फॉलो करती थी, और अब महिंदा अनुराधापुर में राज्य में पहली बार लाते हैं बौद्ध धर्म। महिंदा राजा से कहते हैं कि वो सम्राट अशोक को पत्र लिख उनकी बहन संघमित्ता को भी अनुराधापुर बुलाएं। राजा ऐसे ही करते हैं और संघमित्ता बोधि वृक्ष से एक सैपलिंग लेके अनुराधापुर जाती हैं और अनुराधापुर में इस सैपलिंग को लगाती हैं। अनुराधापुर में लगा हुआ वो वृक्ष आज भी देखा जा सकता है। ये इस वृक्ष की पुरानी और नई तस्वीर है। ये मानव इतिहास का सबसे पुराना वृक्ष है जिसे एक मानव द्वारा लगाया गया है और जिसको लगाने का रिकॉर्ड लिखित है। साल था 288 BC। इसके बाद श्रीलंका के दक्षिण की तरफ 2 और राज्य बन जाते हैं, रुहुना और केलानिया।
इनके शासक थे कवन तिस्सा और केलानी तिस्सा। लेकिन इसी दौरान अनुराधापुर राज्य पर एक चोला राज्य के राजकुमार इलालन आक्रमण कर विजय हासिल करते हैं और अनुराधापुर के राजा बनते हैं। सिन्हलीज भी इलालन राजा को एक बहुत ही विद्वान, सत्यवान और बुद्धिमानी राजा मानते थे। महावंशा इन्हें बहुत ही अच्छा राजा बताती है। बाद में सिन्हली राजाओं के वंशज में कवन तिस्सा के पुत्र डूटुगा मुन्नू दक्षिण के दोनों राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाते हैं और फिर वो अनुराधापुर राज्य पर आक्रमण करते हैं और फाइनली जीत जाते हैं। डूटुगा मुन्नू वो पहले राजा थे जो कि पूरे श्रीलंकन द्वीप के राजा बनते हैं, इसलिए उन्हें डूटुगा मुन्नू द ग्रेट बुलाया जाता है। अब डूटुगा मुन्नू की कुछ पीढ़ियों के बाद भारत के दक्षिण के पंड्या राज्य के राजवंश के 5 राजाओं ने एक के बाद एक अनुराधापुर में राज्य किया था 103 बीसी से लेकर 88 बीसी तक, जिसके बाद वालागंबा वन नामक एक सिन्हली राजा ने उन्हें हराकर फिर से सिन्हली राज्य स्थापित किया था। इनके बाद बड़े राजा आते हैं महासेना, जिनके समय महावंशा किताब लिखी गई थी और ये किताब यहीं तक का इतिहास बताती है। इसके बाद का इतिहास हमें चूला वंशा में लिखा मिलता है। महासेना की कुछ पुश्तों के बाद फिर से 7 पंड्या राजवंश के राजा एक के बाद एक राज्य करते हैं अनुराधापुर में। धत्तू सेना नामक एक सिन्हलीज इन्हें फिर से हराते हैं और अनुराधापुर में सिन्हलीज राज्य स्थापित करते हैं। धत्तू सेना के 2 पुत्र होते हैं, पहला राजकुमार कश्यप और दूसरा राजकुमार मोगालेना। कश्यप एक कॉन्क्यूबाइन के पुत्र थे, जबकि मोगालेना पटरानी के पुत्र थे, इसलिए मोगालेना अगले राजा बनने वाले थे, मगर कश्यप उम्र में बड़े थे। अब यहां भी एक मजेदार कहानी है। धत्तू सेना अपनी बहन की शादी अपने सेनापति मिगारा से कराते हैं और धत्तू सेना अपनी पुत्री की शादी मिगारा के पुत्र से कराते हैं। अब एक बार जब सास बहू का झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि धत्तू सेना की बहन और बेटी का झगड़ा जब बहुत बड़ा हो जाता है, तो धत्तू सेना बेटी को बचाने के लिए बहन को मौत की सजा सुनाते हैं। इससे मिगारा को चोट पहुंचती है और वो कश्यप को भड़काते हैं राजगद्दी के लिए। कश्यप अपने पिता का कत्ल कर राजा बन जाते हैं और चूंकि सेनापति मिगारा कश्यप के साथ थे, तो मोगालेना अपनी जान बचाकर दक्षिण भारत भाग जाता है। कश्यप राजा बनते ही अपने लिए एक शानदार रॉक पैलेस बनवाता है, जिसका नाम है शिगिरिया या सिंहगिरी, मतलब शेर पहाड़। ये शायद टूरिज्म की नज़र से श्रीलंका की सबसे सुंदर जगह है। इस महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं और अपने समय में ये बहुत ही अद्भुत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस पूरे महल में कई पेंटिंग्स हैं अजंता जैसी, जिन्हें आप देख सकते हैं। एक सुंदर शीशे की दीवार भी है और कुछ सुंदर बाग यानी कि गार्डन्स भी हैं। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप श्रीलंका जा रहे हैं। एक पहाड़ पे बना पैलेस और दूर दूर तक प्लेन जमीन। कश्यप का भाई मोगालेना कुछ सालों बाद दक्षिण भारत में एक बड़ी सेना जोड़कर वापस आता है और कश्यप पे आक्रमण करता है और जीत जाता है। इसके बाद कुछ सालों तक मोगालेना के वंशज अनुराधापुर पर राज्य करते हैं। 993 एडी में फिर चोला राज्य के इतिहास के सबसे विश्वसनीय राजा चोला अब चोला प्रदेश के राजा बनते हैं और वो अनुराधापुर पर आक्रमण कर पूरे श्रीलंकन द्वीप को अपने चोला राज्य में जोड़ लेते हैं। बाद में वो राजधानी अनुराधापुर से बदलकर पोलोनारुआ बनाते हैं। इससे शुरुआत होती है श्रीलंका के इतिहास के दूसरे सबसे प्रमुख किंगडम की, द किंगडम ऑफ पोलोनारुआ। चोलास के बाद फिर से एक बार एक सिन्हली राजा विजय बाहु इस राज्य पर आक्रमण करते हैं और जीतकर अपना राज्य स्थापित करते हैं। अब यहाँ भी एक मजेदार बात यह है कि सिन्हलियों में भी रॉयल डायनेस्टी की 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक वो जिनकी शादियां कलिंग राजवंश में हुई, मतलब सिंहपुर में, और दूसरी जिनकी शादियां तमिल राजवंश में हुई। इन दोनों शाखाओं में अब लड़ाई चलती रहती है राजगद्दी को लेकर। इस लड़ाई में तमिल शाखा से श्रीलंका के इतिहास का एक बड़ा राजा आता है, जिसका नाम था पराक्रमा बाहु द ग्रेट। वो शायद आखिरी श्रीलंका राजा थे जिनके राज्य पूरे श्रीलंकन द्वीप पे था। पोलोनारुआ में आप आज भी पराक्रमा बाहु के महल के अवशेष देख सकते हैं, ऑडियंस हॉल, स्विमिंग पूल आदि। पराक्रमा बाहु ने भारत में पंड्यन राज के एक वॉर ऑफ सक्सेशन में भी पार्टिसिपेट किया था और कहते हैं कि वो एक जंग बर्मा भी लड़ने गए थे। पराक्रमा बाहु के बाद श्रीलंकन इतिहास में आता एक मजेदार ट्विस्ट राजगद्दी को लेकर। पराक्रमा बाहु के कोई पुत्र नहीं था और उनकी मृत्यु उपरांत उनके नेफ्यू विजय बाहु गद्दी को कुछ दिनों के लिए संभालते हैं और आते ही सिंहपुर के निसंका मल्ला को बुलाते हैं, क्योंकि विजय बाहु को दूसरी शाखा के महिंदा ने और चोला राज्य ने परेशान किया हुआ था गद्दी को लेकर।
निसंका मल्ला पूरी तरह कलिंग के रहने वाले थे और हिंदू थे। वो श्रीलंका आते हैं और कहते हैं कि वो सिंहबाहु के वंशज है। वो गद्दी के लिए बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और प्रजा में अपने आप को साबित करने के लिए ऐलान करते हैं कि एक बौद्ध धर्म मानने वाला सिंहबाहु का सच्चा वंशज ही श्रीलंका की गद्दी पर बैठ सकता है। निसंका की मृत्यु होते ही चोला राज्य भी ये दाव खेलता है और वो भी कलिंगा में रहने वाले मग नामक एक व्यक्ति को श्रीलंका का राजा बनने के लिए सपोर्ट करता है। कहते हैं मग श्रीलंका के उत्तरी भाग में 24,000 की चोला की सेना लेके उतरा था और वो अनुराधापुर और पोलनारुआ के शहरों को कुछ इतनी बुरी तरह नष्ट करता है कि चूलावंशा में मग को बौद्ध का दुश्मन बताया गया। मग श्रीलंका में उत्तर में एक तमिल हिंदू राज्य बनाता है जिसका नाम था किंगडम ऑफ जाफना, और सिंहली राज्य और राजवंश पूरी तरह अब दक्षिण श्रीलंका की तरफ आ जाते हैं और अपने राज्य का नाम रखते हैं किंगडम ऑफ डाम्बेदेनिया। तो ये थी एक मजेदार कहानी कि कैसे कलिंगा माने उड़ीसा के रहने वाले दो लोग अपनी राजगद्दी और शासन के मोह में श्रीलंकन द्वीप पर तमिल और सिंहली डिवाइड कर देते हैं। एक बौद्ध धर्म अपनाकर सिंहली हो जाते हैं और दूसरे तमिल हिंदू। अब इससे आगे एक और मजेदार कहानी होती है। आज के मलेशिया और थाईलैंड में उस समय ताम्रलिंग राज्य था जिसके राजा थे चंद्रबानु वन। ये श्रीलंका पर आक्रमण करते हैं। सिंहली दम्बादेनिया राज्य तो उनको हरा देता है मगर जाफना राज्य वो जीत जाते हैं और श्रीलंका के उत्तर में अब राज्य होता है एक मलय राजा का। अब ये कितनी मजेदार बात है कि एक ओडिया राजा के द्वारा बनाए गए श्रीलंका के तमिल राज्य पर एक मलय राजा अब राज कर रहा था। बाद में पंड्या राजा उन्हें हराकर भगा देते हैं और जाफना में राज्य करने लगते हैं। अब इसके बाद दम्बेदेनिया राज्य में राजगद्दी को लेकर लड़ाइयां चलती रहती है। राजधानी कोट्टे बनाई जाती है जो कि आज के कोलंबो के नजदीक है। फिर विजयबाहु 7 के पुत्र आपस में लड़ते हैं और 3 राज्यों में दक्षिण श्रीलंका बंट जाता है। इस समय ही पुर्तगाली भी श्रीलंका आते हैं। वो इसे सिलोन बुलाते हैं। धीरे धीरे वो पूरे कोस्टल एरिया पर कब्जा कर लेते हैं और लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। बीच में रह जाता है इकलौता किंगडम ऑफ कैंडी जिसकी राजधानी थी कैंडी। ये राज्य कई सालों तक रहता है अंग्रेजों के आने तक। मगर मजेदार बात यह है कि अंग्रेजों के आने से ठीक पहले जो आखिरी राजवंश था कैंडी का वो नायाकार जाति के थे। मतलब वो तेलुगु विजयनगर एंसेस्ट्री के तमिल बोलने वाले जो कि बौद्ध धर्म मानते थे और सिंहली शासक थे। इसलिए एक बार फिर हमें ये मिक्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स देखने को मिलता है इस द्वीप पर। अंग्रेज सिलोन पर जीत के बाद अपने टी एस्टेट्स लगाते हैं सिलोन में। सिलोन की चाय पूरे विश्व में फेमस हो जाती है। इन टी एस्टेट्स पर काम करने के लिए वो भारत से तमिलनाडु से कई तमिल्स को लाते हैं एज लेबरर्स और उत्तरी सिलोन में चाय बागानों में काम कराते हैं। यहाँ फिर वो अपनी वही हिंदू मुस्लिम वाली गंदी नीति खेलते हैं और कुछ पैसे वाले सिंहली और कुछ पैसे वाले तमिल्स को सपोर्ट कर आपस में लड़वाते हैं और शुरू होता है तमिल सिंहली कॉन्फ्लिक्ट जो कि उस समय तक माइनर था मगर अब श्रीलंका की इंडिपेंडेंस के साथ साथ मेजर होता चला जाता है। इसके बाद की कहानी आप सबको पता है कि कैसे कम्युनिटीज के बीच दरारें बढ़ती चली गई और एक खूनी सिविल वॉर हुआ। कुछ तमिल स्कॉलर्स महावंशा में लिखी सिंहली उत्पत्ति को सत्य नहीं मानते। आप चाहें तो उनके दृष्टिकोण भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, लेकिन विकिपीडिया पर लिखी इस रॉ श्रीलंकन हिस्ट्री को पढ़ने के बाद मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। श्रीलंका की कहानी को अगर आप तमिल सिंहली कॉन्फ्लिक्ट के लेंस से जरा हटकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा ये दोनों कम्युनिटीज आपस में मिक्स हैं। हजारों सालों तक सिंहली, तमिल, वेता जैसी कई कम्युनिटीज आपस में शांति के साथ रही इस द्वीप पर। कौन कब हिंदू था, कौन कब बौद्ध था, ये अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जेनेटिक स्टडीज भी बताती हैं कि दोनों ही कम्युनिटीज के जीन पूल आपस में अब काफी मिक्स हैं। सिंहली भाषा भी उत्तरी भारत की इंडो आर्यन भाषाओं की श्रेणी में से निकलती है मगर उसकी लिपि स्क्रिप्ट तमिल स्क्रिप्ट से मिलती है। सिंहली भी गोल गोल लिखी जाती है जिसका अर्थ यह है कि तमिल की तरह ये भी लीफ यानी कि पत्तों पर लिखी गई थी। लिपि में अक्षर इसलिए गोल होते हैं क्योंकि लिपि में अगर एज हो तो पत्ते फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्रीलंका का अधिकतर इतिहास चोला, चेरा, पांड्या और कलिंगा के बीच का एक पॉलिटिकल स्ट्रगल सा दिखता है जिसमें कभी कोई किसी के साथ था तो कोई कभी किसी के खिलाफ था तो कोई कभी किसी के साथ मिलकर किसी के खिलाफ था। इसलिए मुझे ये उम्मीद है कि दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों के अंदर इतना डिवाइड नहीं होगा जितना पॉलिटिकल मास्टर्स ने अपने फायदों के लिए बना रखा है। और मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि भविष्य में ये दोनों कम्युनिटीज आपस में सद्भावना के साथ एक दूसरे को समान मानते हुए इस सुंदर द्वीप में रह पाएंगी और एक अच्छा नया इतिहास बना पाएंगी।
इसी कामना के साथ मैं अक्षय कपूर इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिस्ट्री मैंने थोड़े से लूसिड टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करी है। इसमें अगर आप और भी डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है कई पॉइंट्स आपको और भी मिले। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना न भूलिएगा। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। शेयर करने का एक डेमो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू। वीडियो ओपन करने के बाद आपको शेयर बटन दबाना है। शेयर बटन दबाते ही आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे जिसमें आपको व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है। व्हाट्सएप सेलेक्ट करने के बाद सबसे ऊपर आ रखे माय स्टेटस को आप सेलेक्ट करें तो वो लिंक अपने आप बना हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको केवल ट्रायंगल ग्रीन बटन को क्लिक करना है और ये शेयर हो जाएगा। शेयर करने से पहले आप लिंक के नीचे अपनी रिकमेंडेशन भी लिख सकते हैं।